तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि ये हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके रिलीजियस पर्पस के लिए हम ये दान दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने दान दे दिया, वो चले गए, उन्होंने दान दे दिया। प्रॉब्लम वहाँ तक भी नहीं आई। प्रॉब्लम बाद में आई जब 1990s में उन्होंने इतने सारे संशोधन करके उसको ऐसे ऐसे पावर दे दिए जिससे कि वो एक माफिया जैसा रूप ले लिया है। वो जो वक्फ बोर्ड है उसमें इतने ऐसे ऐसे पावर दे दिए हैं, मेरी ज़मीन पे आके वो लोग हमको बताएंगे भी नहीं कि उन्होंने उस पर नोटिस दिया है। एज पर द प्रोसीजर ऑफ द वक्फ बोर्ड वो हमको बताएंगे भी नहीं कि उन्होंने इस पर नोटिस दे दिया है। सबसे मजे की बात पता क्या है यार, सबसे मजे की बात क्या है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उन्हीं की बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे मजे की बात पता क्या है कि मान ले आपने ना मेरे साथ में कुछ किया है, फॉल्ट किया है, या आप मतलब कुछ चीज़ से मेरे को वो कर रहे हो और मैं उस चीज़ में मतलब मैं गिल्टी हूँ या कुछ वो हूँ, मुझे शिकायत पता है कहाँ जाके करनी है? मुझे शिकायत भी आपके पास ही आके करनी है। मतलब आप ही मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हो और शिकायत भी साला मुझे आपके पास में आगे करनी है। मतलब चट भी मेरी, पट भी मेरी, गुट्टा मेरे बाप का वाली चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि लॉ में कहते हैं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि जो जज होता है, जज कैन बी ए जज इन इट्स ओन कॉज। मतलब कि एक किस्से में जो अगर मान लो चोर है या मान लो कोई दूसरा आदमी पार्टी है, दो पार्टीज में से जो जज होना चाहिए वो तीसरा होना चाहिए। सेम पर्सन कैन नॉट बी ए जज। सिमिलरली जैसे मान लो मैं अभी यहाँ दिल्ली में हूँ, मान लो मेरे गांव में मेरी ज़मीन है, मुझे बताएंगे भी नहीं वक्फ वाले कि उन्होंने उस पर दावा ठोक दिया है। 1 साल तक मैंने अगर ऑब्जेक्ट नहीं किया तो वो उनकी हो जाएगी। तो जब वो आप मेरे को नोटिस दे नहीं रहे हो, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? चलो मालूम पड़ भी गया, मैं साला उस पर अगर अपील करने जाऊँ, मैं कहाँ अपील करूँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता हूँ, हाई कोर्ट नहीं जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता हूँ, साला मैं जाऊँगा कहाँ पे? वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाऊँगा। तो ये तो गलत बात हो गई ना। जो मेरे पर नोटिस दे रहा है उसी के पास में जाना जा रहा हूँ। एंड वन मोर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज कि द ओनर्स टू प्रूव माई प्रॉपर्टी इज ऑन मी। मतलब कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसका मुझे प्रूफ देना है। वक्फ बोर्ड मतलब कि नहीं दे रहा है कि वक्फ बोर्ड बस बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड अपने दावे में कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। He just targeting any property and you need to prove. You need to prove. You need to just show the documents and every single points. You need to show, right? The burden of proof is lying on the complainant, not on the वक्फ बोर्ड। मतलब कि जो उसको प्रूफ करने का जो मतलब कि जो बर्डन है, मतलब कि जो जिम्मेदारी होती है, जैसे मान लो कल को यहाँ पे बोलते हैं जंतर मंतर की सरकार का है, तो सरकार आएगी ना पेपर दिखाने के लिए, ना कि बाकी लोग आएंगे कि उसका है। तो अगर वक्फ बोर्ड बोलते तो वक्फ बोर्ड पेपर दिखाए, पेपर है नहीं उनके पास। तो इस तरह से ऐसे नियम है जिसके वजह से जो कि 1990s में जब इन्होंने संशोधन करके ऐसे पावर दे दिए वक्फ बोर्ड को, उसके बाद से रियल गेम शुरू हो गया भूमाफिया वाला। नॉट ओनली भूमाफिया वाला, उसके अलावा भी इन्होंने 3-4 चीज़ें और उन्हीं इलीगल पावर्स को यूज़ करके शुरू कर दी हैं। नंबर 1 उन्होंने क्या किया है कि जहाँ मर्जी हाथ रखा वहाँ पर ज़मीन अपनी हाथ लेनी शुरू कर दी है। चूँकि आप कहीं अपील नहीं कर सकते हो, चूँकि आपका प्रूफ दिख नहीं रहा है, चूँकि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो आपकी वो ज़मीन चली जाती है। तो ये हो गया नंबर 1 कायदा ज़मीन हड़पने वाला। नंबर 2 कायदा ये हो गया जितने भी आउट एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि मतलब कि दूर दराज एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके आप उनकी ज़मीनें ले रहे हो, उनकी खेती की ज़मीन ले रहे हो, जंगल की ज़मीन ले रहे हो। वो ट्राइबल आदमी जो कि जंगल के ऊपर जी रहा है, जंगल से खा पी रहा है, अनपढ़ गंवार आदमी है, कमज़ोर आदमी है, तुम उनकी ज़मीन ले रहे हो, फिर आप उनको डरा रहे हो। वक्फ बोर्ड में प्रोविज़न है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कलेक्टर अपने खुद पुलिस लेके आएगा और मेक श्योर करेगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। तो वक्फ बोर्ड कलेक्टर की पावर भी यूज़ कर रहा है और यूज़ करके धमका रहा है ट्राइबल लोगों को कि ज़मीन उनको दे दी जाए। फिर उनसे कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, या तो आप ज़मीन दे दीजिए, या तो आप एक काम कीजिए, आप कन्वर्ट हो जाइए। पूरे झारखंड में, बाकी ट्राइबल एरियाज़ में, छत्तीसगढ़ में लोग इसको वक्फ बोर्ड के अंतर्गत उनको फोर्स करके कन्वर्ट करे जा रहे हैं। बाकी लोग जो इंडिया में रहते हैं उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये सब क्या चल रहा है। उनको बोलते हैं कि ठीक है मालूम पड़ गया, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा 10 साल के बाद, जब वो आदमी जब बन जाता है, वोटर बन जाता है। पहले वो अपना रिलीजियस कन्वर्जन करता है, उसके बाद उसको बताया जाता है कि आप यहाँ मत वोट कीजिए, वहाँ वोट कीजिए। फिर एक तरह का वोट बैंक बन जाता है और वोट जिहाद हो जाता है। तो वक्फ बोर्ड अपनी पावर्स यूज़ करके एक तरह से वोट जिहाद में भी अपना योगदान देता है। नंबर 3, जहाँ पे अगर जो ऐसे ही बाकी ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे वो वक्फ बोर्ड अपनी पावर यूज़ करके ज़मीन हड़प लेता है। जब लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई ज़मीन हमको दे दो, इससे हमें खेती करनी है, हमारा पेट पालना है, वो बोलता है कि आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी की शादी करा दीजिए हमारे आदमी से, अपनी बेटी की शादी करा दीजिए हमारे आदमी से। जो आदमी बांग्लादेश से भाग के आ रहा है और कहीं और से भाग के आ रहा है, आप जाके देखिए झारखंड में 50 ऐसे केस हैं जहाँ पे कि ट्राइबल लोगों की बेटियों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शादी करके वहाँ पे बस गए हैं।
ऐसा कौन सा जिम्मेदारी आ गया था कि सडनली पिछले 20 साल से तो नहीं हो रहा था, सडनली देखा तो 1990 के बाद जब से वक्फ बोर्ड को ऐसा पावर दी गई है, आप देख रहे हैं कि ट्राइबल लड़कियां जाके उनमें शादी करे जा रही हैं, क्योंकि ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपनी इलीगल पावर यूज़ करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। और चौथा जो सबसे डरावना चीज़ ये है, जितने भी लोग जो कि मिडिल क्लास हो गए, अपर मिडिल क्लास हो गए, उनकी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, और जब वो कंप्लेन करते हैं तो उनसे बैक डोर में जाके डील किया जाता है कि आप एक काम कीजिए, इतना पैसा हमको दे दीजिए। टोटल ये फिरौती का काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड फिरौती का काम कर रही है। बाकायदा वहाँ से एक तो ज़मीन पे दावा ठोक दिया, और जब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, ज़मीन हम छोड़ देंगे, लाख रुपए दे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दीजिए, करोड़ रुपए दे दीजिए, जैसा भी हो गया। तो ये तो मतलब कि पैसा कमाने का धंधा हो गया है। ये कि जैसे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, 4 पॉइंट बताया, ठीक है। अब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपका नाम क्या है? गौरव अवस्थी। ठीक है, बताइए। जैसे मैंने तमाम सारे मदरसों में जा कर के, तमाम सारे मस्जिदों में जा कर के नमाज पढ़ के आए लोगों से बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि हमारी जो पूर्वजों की ज़मीनें हैं, उन्होंने एक तरीके से चंदा इकट्ठा कर कर के 100 रुपये 50 रुपये एकजुट कर कर के ज़मीनें बनाई, और वही ज़मीनें आज हमारी वक्फ में हैं। तो उसमें सरकार कानून क्यों लाना चाहती है, और सरकार कानून लाके हमारी ज़मीनों पे अपना अधिकार क्यों बताना चाहती है, और वक्फ की जो ज़मीनें हैं उससे सरकार को क्या मतलब है, उसमें हम यूज करें या जो भी करें वो हमारी ज़मीन है। ओके, तो इसमें यह है कि जो ज़मीनें उनकी जैसा वो दावा दे रहे हैं, जो ज़मीनें उनकी हैं, सरकार उनकी ज़मीन नहीं ले रही है। ये एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सरकार उनकी ज़मीन ले रही है। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। जिनको अगर पता हो, सबसे पहले तो आधी इंडिया को तो ये नहीं पता होगा कि वक्फ बोर्ड के नियम क्या क्या हैं। बाकी आधों को ये नहीं पता होगा कि जो संशोधन ला रहे हैं, इस संशोधन के नियम क्या क्या हैं। अगर आप एक बार पढ़ लें, गूगल कर लें, तो मालूम पड़ेगा कि जो ये ला रहे हैं उसमें किसी की ज़मीन नहीं ली जा रही है। तो फिर ये पॉइंट ही नहीं आता है। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि अरे मेरे को मारा जा रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर हम उससे क्या प्रतिक्रिया दें? क्या बताइए, इसमें हम क्या बताएं? कह रहे हैं हमारे पास कागज ही नहीं है पहले की ज़मीनों के, क्या करें? तो फिर कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे ना। बिना कागज़ दिखाए आप ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, ये कौन सा नियम है? ये इंडिपेंडेंट इंडिया में लोग अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, पैन कार्ड दिखाते हैं, ज़मीन पे टैक्स देते हैं, और आप कैसे बोल रहे हैं कि कागज़ नहीं है? कागज़ बनाइए। पुराने समय में ऐसे बोलचाल की भाषा में जो चलता था उसी में चलती है। तो फिर ऐसे तो नहीं होगा। इसका उपाय तो सरकार के पास जाइए आप। सरकार ने पिछले 70-80 सालों से हर तरह के नियम बनाए हैं। दूर दराज के इलाकों में भी लोगों के पास कागज़ हैं। आपके पास अगर नहीं है तो ये आपकी गलती है। जब आपके पड़ोसी कागज़ दिखा सकता है और आप नहीं दिखा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास कागज़ नहीं है। ठीक है आपका पड़ोसी अगर कागज़ दिखा रहा है, इसका मतलब आपके जो गाँव है, आपके गाँव में बाकायदा क्या बोलते हैं, कटौती हुई है। जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, 7/12 होता है, वो सब का सब कार्यक्रम हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, जो सब पेपर वर्क हुआ है, आपके पास नहीं है। इसका मतलब यू आर एट फॉल्ट। आप जाके लेके आइए, या आप झूठ बोल रहे हैं, सिंपल एज दैट। तो लेकिन आम जो माइंड सेटअप इन लोगों का किया गया है, मुस्लिमों का हम कहेंगे, तो उनका कहना है कि भैया हमारी नमाज पढ़ने की ज़मीन में और इबादत की ज़मीनों पे और तमाम सारे धार्मिक आस्थाओं के साथ सरकार अपनी चीज़ों को थोपना चाहती है। नहीं थोप रही है, गलत बोल रहे हैं। उनको जाके बोलिए कि वक्फ बोर्ड का पूरा पढ़ के तो आए। सरकार कुछ नहीं थोप रही है। सरकार आपको ये नहीं बोल रही कि नमाज मत पढ़िए, रोज़ा मत रखिए। सरकार ऐसा कुछ नहीं बोल रही है। वो अगर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए तो उस पर कोई क्या बयान दे, बताइए। तो ये विपक्ष क्यों इतना बताइए। मेरा छोटा बच्चा है 5 साल का, वो बोले पापा जी डायनासोर आ गया। डायनासोर है ही नहीं, तो फिर लोग क्या रिएक्शन दे आदमी उस पर? जो विपक्ष है ये क्यों इतना साथ में है? इंशाअल्लाह हम लास्ट दम तक वक्फ के समर्थन में है। आप लोगों के इसका रिस्पॉन्स तो आपको विपक्ष के लोग ही दे पाएंगे। कुछ तो उनके भी एक तरीके से फैक्ट होंगे जिस वजह से साथ होंगे, और वो भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि इसमें आप लोगों के हक को छीनना चाहती है सरकार की नीयत सही नहीं है इस वजह से। तो किस बेस पे कह रहा है विपक्ष? इसमें क्या आपको क्लू नजर आता है, और क्या है, क्या वोट बैंक है कि सिर्फ देखो बरगलाने की? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा बेटा बोल रहा है कि डायनासोर आ गया, तो मैं उसकी बात मान नहीं लूंगा। मैं उससे बोलूंगा कि बेटा दिखाओ डायनासोर है कहाँ पे, तो बेटा ही दिखाएगा ना। तो विपक्ष दिखाएगा, जाके पूछिए विपक्ष से कि आपको इसमें क्या आपत्ति आ रही है। इसका जवाब तो वही दिखा पाएंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, जितना मैंने पढ़ा है, और मैंने कुछ गलत नहीं पढ़ा है, मुझे इसमें कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं दिखी है।